क्या लगता है किशनगंज सीट जीत पाएंगे आप लोग इस बार? काफी विरोध हो रहा है। ऑफ कोर्स, अरे बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। आप जीतेंगे नहीं ये सीट हम लोग। मैंने कहा ना हमारे सीमांचल ही कांग्रेस का घर तो है ही, घर के साथ घर भी है। किशनगंज की अगर बात करें तो महागठबंधन में टूट के आसार दिख रहे हैं। तमाम जो आपकी गठबंधन की पार्टियां हैं खुले मन से टिकट की मांग कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है जब आलाकमान एक डिसीजन ले चुका तो उससे हट के बात करता है तो हम तो सोचते हैं कि अच्छी बात नहीं है। अब हट के बात करने का मतलब आप पार्टी कहीं ना कहीं आप अंदरूनी तौर पार्टी का विद्रोह कर रहे हैं आप, और इसलिए जाहिर सी बात है ऐसी बात अगर होती है तो पॉलिटिकली उनको भी नुकसान हो सकता है। 2024 भी अनकरीब आ चुका है और कुछ ही माह बाद चुनावी जो हलचल है वो देखने को मिलेगा। किशनगंज की बात है लेकिन किशनगंज साथ साथ पूरी देश की बात है। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होती जा रही है, मेहनत करते जा रहा है। क्या लगता है कि जो मकसद लेकर चल रहे हैं बीजेपी को उखाड़ फेंकने की, एनडीए को उखाड़ फेंकने की, उस पर किस हद तक कामयाबी मिल सकती है? क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? देखिए इस तरह का बयानात को बार बार मत दोहराया करना बेहतर होगा। 2024 खत्म होने के साथ ही 2025 की तैयारी, फिर आप लोगों की अपनी तैयारी आ जाएगी और आपके बारे में बातें चले कि आप बड़े वो चूँकि आपका कोई विपक्ष नहीं है, जो विपक्ष थे आपके वो आप ही के गठबंधन के नेता हो चुके, तो ऐसे आप बिना विपक्ष वाले पहले विधानसभा में से विधायक है कि आपका कोई मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है। देखिए तो आसान हो जाएगा आपके लिए चुनाव। पक्ष बीसी के आने से या बैठने से मैच जीता है हारा नहीं जाता है, वो प्लेयर पर पड़ता है। लेकिन ये है कि जब आपके गार्जियन पूरे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ बैठे रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। पहले हमको लगता है कि एक उन लोगों को प्रेशर आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी वहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होगा, इसलिए खेल में थोड़ा सा उलझ खड़ा गया लगता है हमको। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज के माननीय विधायक जनाब इजहारुल हसन साहब के साथ। सबसे पहले सर आपका वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जो केडीवी लाइव चैनल है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा इश्यूज़ को हमारे पास दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परसों ही दिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी मिली, आपने 2-3 जगह में शिलान्यास किया। मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा उनके बारे में आप जनता को बताएं कहाँ पर शिलान्यास किया। एक्चुअली पटना से आने के बाद मेरा शिलान्यास ही चल रहा है अब तक, और सबसे पहले मैंने शिलान्यास किया यहाँ काट डेकोरा मारवाड़ी कॉलेज से आगे एक है काट डेकोरा जो एक गैरेज है, उससे जिया हसन साहब हैं, तेन साहब हैं, और उनके घर तक एक रोड मैंने दिया। और उसके नेक्स्ट डे मैंने मझिया कौवा ठोली या ऐसा कुछ गाँव का नाम है, उस जगह मैं रोड का शिलान्यास किया। बहुत लोग जमा थे वहाँ पे। तो कल मैंने यहाँ पे किशनगंज ठाकुर रोड से लेके और मास्टर मौलाना मुमताज़ साहब हैं और उनके घर होता हुआ यहाँ तक इस FCI गोडाउन के रोड तक, लेकिन थोड़ा बच गया। फिर नेक्स्ट टाइम इनसे करूँगा मैं, लगभग 750 फीट मैंने करवाया। और शिलान्यास में इससे पहले देखा ही होगा आपने, छतरगाछ में मैंने करवाया। छतरगाछ में मुख्यमंत्री रोड जो है उसका करवाया शिलान्यास। और MR में बहुत सारे रोड्स हैं जो कि बोर्ड लग चुका है, लेकिन मुझे वक्त नहीं था और मैं आया हूँ इंशाल्लाह। कुछ अभी करूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं 4 तारीख को फिर आऊँगा पटना से, तो फिर मैं उसका शिलान्यास करूँगा। विधानसभा में अगर सवाल करने की जब बारी आती है तो बड़ा ही बखूबी विवाकी तरीके से आप सवाल रखते हैं विधानसभा पटल में और काम की जो पर बात करते हैं, जिसे हमने भी नोटिस किया है। उनमें से आपका एक सवाल था जब हम बस स्टैंड के पास हो ट्रैफिक को लेकर के सवाल था, उस पर कोई बात हुई, कोई कार्रवाई हुई? देखिए रमेश भाई, एक्चुअली बिजनेस से बहुत फायदे। सबसे पहली बात है कि सरकार पर प्रेशर पड़ता है और सरकार पर प्रेशर ऑफिस को देती है कि भाई जो भी सवाल उठे विधानसभा में उसका जितना जल्दी हो सके धरातल पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। यही नतीजा है कि मैं प्रायोरिटी के हिसाब से और मैं सवाल करता हूं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हो भी रहा है। और हर जगह जो भी सवाल उठे सब पूरे तो नहीं, लगभग 80% काम तो होने जा रहे हैं। और विधानसभा के माध्यम से मैंने से एक सवाल उठाया था, वहाँ पर आपने कहा कि बस स्टैंड के पास ट्रैफिक लाइट के बारे में, तो वहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी है को NH का मामला आया था है। तो मैं दिशा की मीटिंग में भी बात उठाई थी, उन्होंने कहा कि NH का मामला है इसलिए NH ही उस चीज़ को देखेगा और इसके लिए हम लोग हैं प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हो सकता है कि मुझे उम्मीद है, उन्होंने वादा भी किया
एनएच वाले लोग भी आए थे जो हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड कप 2023 इंडिया की हार हुई, जो कि काफ़ी दुखद रहा। उसके बाद राहुल गांधी जी जब मंच से बातों को रख रहे थे तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पनौती जैसे शब्दों से नवाजा, और उसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा है, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? पनौती एक नया वर्ड आया, तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के आने से या बैठने से मैच जीता है हारा नहीं जाता है, वो प्लेयर पर पड़ता है। लेकिन ये है कि जब आपके गार्जियन पूरे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ बैठे रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है प्लेयर पर कि हमारे गार्जियन बैठे हैं कि हम किस तरह खेलें। तो प्रधानमंत्री बैठने के से थोड़े से हमको लगता है थोड़ा बहुत असर पड़ा है कि उन लोगों पर प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ने की वजह से खेल में इतना अच्छी टीम जो कि लगभग 9 मैच जीत के लगातार आई, उस मैच में हारने की कोई वजूहत नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। लेकिन हार जीत होती रहती है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा, मेरा एक ओपिनियन है कि हमको लगता है कि एक उन लोगों को प्रेशर आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी वहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होगा, इसलिए खेल में थोड़ा सा लड़खड़ा गया लगता है हमको। लेकिन हार जीत होती है, हार जीत में किसी को दोष ना बेवकूफ़ी है, और मैं यही कहना चाहता हूँ बस। 2024 भी अनकरीब आ चुका है और कुछ ही माह बाद चुनावी जो हलचल है वो देखने को मिलेगा। किशनगंज की बात है, लेकिन किशनगंज साथ साथ पूरी देश की बात है। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होती जा रही है, मेहनत करते जा रहा है। क्या लगता है कि जो मकसद लेकर चल रहे हैं बीजेपी को उखाड़ फेंकने की, एनडीए को उखाड़ फेंकने की, उस पर किस हद तक कामयाबी मिल सकती है? क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली अभी जो हालात है देश के, और देश के हालात को देख के जनता भी समझ गई कि हम लोग किस जगह पर पहुंच गए हैं, इसलिए जनता बड़ा सोच समझ के काम लेगी। और मुझे उम्मीद है अभी 5 स्टेट का इलेक्शन होने जा रहा है, हमको लगता है कि 5 को 5 लेंगे, वरना तो कम से कम 4 तो हम लोग लेंगे इंशाल्लाह। और एक बिल्कुल बजेगा वहीं से कि भाई हमारे हर 4 स्टेट 5 स्टेट हम ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप भी देखा होगा जो हजूम आदरणीय राहुल गांधी जी के जाने पर होता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, उम्मीद है मुझसे। और इसी के ये स्टार्टिंग होगी हम लोगों को, और इंशाल्लाह आने वाले दिन 2024 को हमारी सरकार बनेगी, और बिल्कुल बनेगी। और क्योंकि ये 28 लगभग 26 पार्टियां मिलके हम लोग मिले हैं, हम लोग आला कमान जैसे कमान लोग बैठे हैं, एक ही मनसा हम लोग के भाई भाजपा को यहाँ से हटाना है, क्योंकि भाजपा की वजह से हमारा देश का हम लोग इस हालत पर पहुँच चुके हैं। इसलिए कि भाजपा को हटाने के लिए एक मनसा मतलब सब लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं और लोग मिला चुके हैं कि भाजपा को हटाना है, इसलिए हम लोग एकजुट होना है। इसलिए हम लोग 26 पार्टियाँ लगभग मिल के हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अभी रिजल्ट 3 तारीख को होने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आपने अच्छा याद दिलाया हमें। लेकिन तेलंगाना अगर चुनाव की बात करें तो किशनगंज की सरजमी के 2 कद्दावर नेता अलग अलग खेमे हो जा चुके हैं। मजिद अख्तर उद्दीन साहब अपनी पार्टी के प्रचार में हैं, डॉक्टर जावेद साहब जो कि सांसद है वो कांग्रेस की तरफ से गए। क्या लगता है तेलंगाना में कौन भारी रहेंगे, जावेद साहब या अख्तर साहब? भाई इंडिविजुअली किसी भारी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बात कीजिए आप, और पार्टी इंशाल्लाह कांग्रेस भारी रहेगी इंशाल्लाह। हम लोग वहाँ जो भी हैं मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, और हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह वहाँ पे। वहीं ने मैं तो कहा कि 5 स्टेट में हम लोग ले रहे हैं। किशनगंज की अगर बात करें तो महागठबंधन में टूट के आसार दिख रहे हैं। तमाम जो आपकी गठबंधन की पार्टियां हैं खुले मन से टिकट की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है। इस सिलसिले में आपसे पहले भी बात हुई थी, हमको ये समझ में शीर्ष कमान जो बात कर रहे भाई, छोटे जो निचले स्तर के जो लोग नेता हैं उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उससे हट के क्यों बात कर रहे हैं आप? भाई जब आला कमान एक डिसीजन ले चुका है तो उससे हट के बात करता है, तो हम तो सोचते हैं कि अच्छी बात नहीं है। अब हट के बात करने का मतलब आप पार्टी कहीं ना कहीं आप अंदरूनी तौर पार्टी का विद्रोह कर रहे हैं आप, और इसलिए जाहिर सी बात है ऐसी बात अगर होती है तो पॉलिटिकली उनको भी नुकसान हो सकता है। तो मैं चाहूँगा भाई जितनी पार्टी आप देखा होगा, हर पार्टी आप आरजेडी अपने हिसाब से मेहनत कर रही है, जदयू अपने हिसाब से मेहनत कर रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से मेहनत कर रही है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक ही मनसा है हम लोगों को, सब मिलके अपने अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, और सब पार्टियाँ मिलके एक ही मनसा है कि भाजपा को यहाँ से हटाओ और हमारी सरकार वहाँ बननी चाहिए। और मुझे उम्मीद है 100% कि हम लोग की सरकार बनेगी,
बहुमत हम लोग इंशाल्लाह आएंगे। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के एक लंबा समय हो चुके हैं, एक माह से अधिक समय हो चुके हैं। जब इस रिपोर्ट के बारे में बातें की जा रही थी तो जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, सबसे बड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का जो है हम यादवों से भी ज़्यादा है। तो मुख्यमंत्री हमें मिलना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ना सही तो क्या हम उम्मीद करें कि उप मुख्यमंत्री कम से कम हमें दिया जाए? देखिए, ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी जिसकी आबादी है उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब जातीय जनगणना करने का मतलब ही साफ होता है कि हालात किसके कैसे हैं, उस हिसाब से इसको बाइफरकेट किया गया है, इसको अलग किया गया है। तो बहुत अच्छा है जातीय गणना जी। माननीय मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, उनका भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जातीय जनगणना करवाए। और इसमें एक नतीजा निकला कि सब स्तर के लोग की हालात धरातल पर आ गया, सबके सामने आ गया कि भाई किसके कितना आबादी है, और इंशाल्लाह आबादी के हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये मांग हम लोग की है। रही बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात, ये तो बात की बात है, फिर देखा जाएगा। हम लोग की मांग तो रहेगी बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा सीमांचल सबसे ज़्यादा हम लोग सहयोग करते हैं, भाई हम लोग यहाँ से कुछ मिलनी चाहिए हम लोग को। बारसुई में एक घटना घटी थी कुछ माह पहले, जब बिजली को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस फायरिंग से 3 लोगों की जान गई थी, 3 या 2 लोगों की जान गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस पहल नहीं हुआ। कुछ ही दिन के बाद है डीएम 2 दिन पहले डीएम की गाड़ी से रौंद देते हैं 3 लोगों को रौंदा गया, लेकिन डीएम साहब मिलना भी मुनासिब नहीं समझे और उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी करके सॉरी भी नहीं मांगा। और इस अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है। क्या इसे अफसरशाही का नमूना कहा जाए? जो कटिहार और मामला मैं खुद गया था, और हम लोग डेलीगेट वहाँ गए हुए थी कांग्रेस की तरफ से, मैं भी गया था साथ में। वहाँ पे देखा कि एक्चुअली ये सब मामला तो जांच के बाद ही पता चले क्या मामला है। कुछ लोगों को कुछ करना था, हर एक आदमी का एक स्टेटमेंट सिमिलर नहीं आया। कुछ लोगों के एक षड्यंत्र के तहत जो वीडियो निकला आप देखा होंगे, कुछ लोगों का एक षड्यंत्र था, लेकिन हकीकत क्या है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और मुझे उम्मीद है जो भी जांच होगा जायज़ जांच होगा, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक प्रशासन या फिर पुलिस की गोली से, अगर पुलिस का कहना, मैंने देखा वहाँ एसपी से भी मिला और डीएम से भी मिला, उनका कहना है कि हमेशा पुलिस चाहती है किसी भी इसको पहले वो पाँव पे मारते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसमें मारा गया। जब तक देखिए हम लोग वीडियो क्या सही कह रही है, लेकिन कुछ तो वक्त लगेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये एक्चुअली जांच निष्पक्ष होगा, और बिल्कुल जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। और डीएम साहब का भी हाल में आपने बताया ये बात, मैंने भी देखा एक्सीडेंट हादसा हो ही सकता है, और डीएम साहब को इग्नोर कर रहे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जो भी हुआ है उनके जो परिवार लोगों से मिलना चाहिए उनको, और हम लोग भी शोक जताते हैं, हम लोग उनको शोक जताना चाहिए, मिलना चाहिए था। ऐसा कर रहे तो ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। 2024 ख़त्म होने के साथ ही 2025 की तैयारी, फिर आप लोगों की अपनी तैयारी आ जाएगी। और आपके बारे में बातें चले कि आप बड़े वो, चूँकि आपका कोई विपक्ष नहीं है, जो विपक्ष थे आपके वो आप ही के गठबंधन के नेता हो चुके, तो ऐसे आप बिना विपक्ष वाले पहले विधानसभा में से विधायक है कि आपका कोई मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है। देखिए, तो आसान हो जाएगा आपके लिए चुनाव। पक्ष विपक्ष होता ही है। हमको 35% वोट मिले होंगे, बाकी 65-70% मेरे उपज में है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ। और मेरा, और सही बात बोला कि मुझे लग रहा है, पता नहीं आप लोग मीडिया वाले आप भी गए क्षेत्र में देखा होगा, मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमको भी लग रहा है कि नहीं, शायद मैं सबको लेने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरा विपक्ष कम है, और मैं सब मामले में सबको लेने की कोशिश हर पार्टियों से, और कोई पार्टी शायद मुझसे खफा नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली ये सब ओहदा वक्ती है, इसलिए हर आदमी को बोलते हैं, ये एक्चुअली जो ओहदा मिलता है अल्लाह की तरफ से मिलता है, जनता की तरफ मिलता है, इस पर अपने आप को अगर के चलना बेवकूफ़ी है, इस तरह के चलना बेवकूफ़ी है, और इस पर हम एटीट्यूड दिखाएं तो हमारे जैसा बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त ही है, कब आएगा कब जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने लेवल को बरकरार रखें, एटीट्यूड दिखा के कहीं पर भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं एहसास हो कि मैंने जो मुझे मिला उसका मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठा के मुझे नतीजा ये कि मुझे अभी झेलना पड़ा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ सब पार्टियों से मिलकर हम सबसे मिलते हैं और सबसे मशवरा भी लेते हैं, भाई कहाँ काम होना चाहिए। मैं आने वाला दिन कोई देख के नहीं आया है। किशनगंज शहर की अगर बात करें तो सांसद जी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो सबसे बड़े लीडर के रूप में आप है, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ी कॉलेज जो है वहाँ की उनकी कई ज़मीनें टुकड़ों में बटी हुई यहाँ पर है, लोग कब्जा कर रहे हैं, उनकी घेराबंदी नहीं,
वाले लोग कोई कचरे का ढेर बना रहे हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं, जबकि बिहार सरकार स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, लेकिन पूरे कचरा को वहाँ गिराया जाता है, फिर वहाँ आग लगाया जाता है, प्रदूषण फैल रहा है। इन सारी चीज़ों पर देखिए, मेरे ख्याल से आपको कचरा की बात जहाँ तक आई है, हमने एक बार नहीं दिशा की मैंने कई बार उठाई है, मैं उठाया इस सवाल को। और इस सिलसिले में हमारे जो अभी जो प्रेजेंट डीएम साहब हैं तुषार सिंगला जी, वो भी दिशा की मीटिंग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये बात सही है, जितना भी कचरा है उसके डंपिंग के लिए एक पहले यहाँ होता था, इस साइड में लोहारपट्टी साइड में एक जगह थी, तो उसको अभी महज बतना साइड में भी एक बनाया गया है, शायद आपको ही पता होगा, बाउंड्री हो चुकी है। तो मैंने उनसे डीएम साहब को कहा कि भाई कचरे यहाँ ये एक जगह डंपिंग होनी चाहिए, ताकि जो प्रदूषण फैलता है कम से कम दूर में रहे तो अच्छा होगा। या फिर कोई अल्टरनेट ऐसा कीजिए, इस कचरा से कुछ बने, उसको क्या बोला जाता है, और उससे कुछ यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, इसका कचरा का भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए। वेस्ट प्रोसेसिंग वाला जो सिस्टम है वो ऐसा अगर हो सबसे बेहतर है। तो डीएम साहब ने कहा कि मैं इसमें कार्रवाई में हूँ, और मुझे उम्मीद है डीएम साहब काफ़ी एक्टिव आदमी है, और मुझे उम्मीद है कि ये मामला सॉर्ट आउट होगा। हम फिर मैं मिलूंगा इस सिलसिले में दोबारा। आपके कई वोटरों ने मुझसे कहा था कि आपसे मैं एक सवाल जरूर करूं, क्योंकि आप जब विधानसभा में सवालों को जवाब को उठाने का जो लहजा होता है वो काफ़ी पसंद आता है, और तरीके से आप बातों को रखते भी हैं। जब बिजली के तार जब बिछाए जा रहे होंगे तब बहुत सारे आबादी नहीं होगी, तो 11,000 32,000 जितना भी, तो बहुत लोग घर के ऊपर से चले गए हैं और उसको हटाया नहीं जा सकता। उसके लिए आप सवाल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सवाल मैं रखूँगा भी। और मैंने आला कमान से बात की इस सिलसिले में, मतलब कि बिजली डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे पहले जो डीएम साहब आदित्य प्रकाश जी, वहीं पे हम लोग के क्षेत्र के ये है डीएम या ऐसा कुछ हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देख लोग जब तार लग जाता है उसके बाद वहाँ घर बना, तो जाहिर सी बात उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, घर वहाँ नहीं बनाना चाहिए था उनको। और तार लगने के बाद घर बनाते हैं तो दोषी तो हम हुए ना। तो जो भी करते हैं हम भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ तार लग गया है वहाँ से थोड़ा दूरी बनाएं, अच्छा होगा, क्योंकि सरकार की प्लानिंग है। लेकिन फिर भी इस बात हम विधानसभा में रखेंगे, जहाँ जहाँ घर बन चुका है उसको थोड़ा सा उसको रिप्लेस, थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, उसको दूसरी जगह किया जाए। ये मामला लेकिन लेंदी प्रोसेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर उसको हटाना है तो गवर्नमेंट नहीं हटाएगी, उसके लिए एक एस्टीमेट बनता है, जितना एस्टीमेट बनेगा उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा खुद उनको, जिनको नुकसान हो रहा है, तो वो पेमेंट कर दें, उस हिसाब से वो अपना शिफ्ट कर लेगा। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता को नुकसान क्यों हो, जनता इतना पैसा कहाँ से दे पाएगी, इस सवाल मैं रखूँगा इंशाल्लाह, और हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल जाए। जाम की समस्या की अगर बात करें तो चाहे पश्चिम पाली से हो या लारा चौक, तमाम तर जगहों में इतनी भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि लोग चलना मुश्किल हो जाता है। एक तो रोड का जो चोरीकरण है वो बहुत कम है, आप देख रहे होंगे। दूसरी बात ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस या यातायात नियम का नाम की कोई चीज़ नहीं, कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कहीं पर ट्रैफिक एक व्यक्ति भी कहीं नहीं है। क्या इन बात नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, मैंने सही बात है, नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, और ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए हर जगह, कहीं कहीं है, मैं देखा हूँ, मैं बुलाते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो टोटो वाले हैं। मैं कहूँगा जितने टोटो वाले हैं उनको कम से कम वो रजिस्टर करा लें कम से कम, ताकि बहुत अनरजिस्टर्ड टोटो वाले भी चलते हैं, इनकी वजह से कुछ भीड़ भाड़ होती है। आपने कहे कि रोड चौड़ा नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी देखा होगा हाल में जो लाड़ा चौक से अभी यहाँ तक जो रोड बना है, कुछ चौड़ीकरण क्या उसको मरम्मत किया गया, लेकिन लगभग 8 रोड को हम लोग चौड़ीकरण में दिए हैं, बड़ा सा रोड में। वो 8 रोड का टेंडर, 8 में से 4 का टेंडर शायद हो चुका है, और इंशाल्लाह ये सबसे रोड चौड़ीकरण होगा और बहुत जल्दी ही होगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है किशनगंज सीट जीत पाएंगे आप लोग इस बार? काफी विरोध हो रहा है। ऑफ कोर्स, अरे बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। आप जीतेंगे नहीं ये सीट हम लोग, और हम लोग सेंटर भी हम लोग बनेंगे, सेंटर में हम लोग बनेंगे और फुल मेजोरिटी से बनेंगे, और हम लोग इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है यहाँ का सीट, मैंने कहा ना, हमारे सीमांचल ही कांग्रेस का घर तो है ही, घर के साथ घर भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अच्छे खासे वोट से जीतेंगे। हम तो लगता है कि इस बार हम लोग कहीं 1 लाख को पार कर जाएंगे, हमको लग रहा है। और मैं सब जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप जरा सेंटर को देखते हुए और कुछ बातों को भुलाते हुए, आप सब जनता से मेरी अपील है कि आप कांग्रेस को, महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग की जो मंशा है, हर पार्टी की जो मंशा है भाजपा को हटाने का, ये हम लोग इस मुहिम में हम लोग कामयाब हुए और हमारी वहाँ सरकार बने। मैं सब जनता से अपील। अंतराल के बाद मौजूदा सांसद का वीडियो वायरल होता जा रहा है और अभिनेता जैसी शब्दों को हमें देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रमेश भाई, जो सही बात करनी चाहिए। अभी जो वीडियो वायरल हुआ, एक्चुअली ये वीडियो कोरोना का टाइम का था, मेरे पास वो पहले से रखा हुआ था, मैं जब मैच किया रही थी वही सेम वीडियो है। इस तरह के कुछ लोग ऐसी बात, जो बात हो गई,
एक बार लोगों से गलतियां हो सकती है भाई, बोलने में थोड़ा सा होता है, आदमी का मिजाज कभी कभी ऐसा होता है और कभी होता है, लेकिन कुछ चीज़ को इग्नोर करना चाहिए पब्लिक को। भाई उन्होंने पहले भी माफ़ी मांग ली है भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर इस चीज़ को 1 साल 2 साल पहले की चीज़ को फिर दोबारा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूँ भाई इस तरह से नहीं मत कीजिए, लोगों को बरगड़ने की कोशिश न करें, इससे आपका भी छवि अच्छी नहीं बनती है। लोग क्या सोचेंगे भाई 1-2 साल पहले का इसको आप फिर दोबारा कर रहे हैं, तो इनका मंशा क्या है, उनको मंशा को जाहिर करना चाहिए। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ इस तरह की बात इस तरह न किया करें, लोगों को बरगड़ने की कोशिश न करें। अवाम बहुत भोली भाली होती है और अवाम को उल्टा पुल्टी कह के बरगड़ने की कोशिश न करें। और आप जनता जनार्दन हैं, आपसे जनता ही से सब कुछ है, हम लोग भी जनता से हैं, इसलिए मैं जनता से भी अपील करता हूँ, ऐसे लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस तरह का बयानात को बार बार मत दोहराया करें, बेहतर होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को अगर हम गौर करें तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद आपकी जो गठबंधन है वो टूटने के कगार पर है। बहकी सी नियंत्रण पर जो उनका बात था, जिसे आपने सुना, उसके बाद फिर जितना मांझी को जिस तरह तुम तराक कर रहे थे, फिर पत्रकारों से जब एक बार सवाल करे तो मुख्यमंत्री होकर के पूरा सर झुका करके पैर पकड़ने की स्थिति, इस तरह की चीज़ें मैंने ओछी हरकत करना। ये जब विधानसभा में बात सेशन चल रहा था, मैं भी वहाँ मौजूद था। एक्चुअली देखिए सोच सबका अलग अलग होता है, आप उसको पॉजिटिव वे में लिए तो बहुत अच्छा है भाई तो हम लोग जब पढ़ते क्लास में पढ़ते थे तो टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाते थे हम लोग, ऐसा क्या करना है। लोगों को जब बात स्पष्ट रूप से आपको जनसंख्या घटाने के लिए कोई कहते हैं, अच्छी बात है भाई, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई सोच आप नेगेटिव सोचिएगा नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, कितनी अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि सदन में इस तरह की बातें थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन उनका वो मंशा नहीं था। मंशा कहना था कि भाई जब बात हो तो बात खुल के होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को बढ़िया से समझ में आए। उसी को लोग कुछ कहते हैं भाई, सोचने का सब अंदाज अलग अलग होता है सबका, और उस हिसाब से मैं नहीं कहता हूँ कि उनका स्टेटमेंट ठीक नहीं रहा, और लेकिन वो उस सिचुएशन में वो अपने हिसाब से बोले हैं और आपने और भी कुछ बात कही उनकी, तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे ढंग से चला रहे हैं। आप भी देखो, ये एक मुख्यमंत्री हैं जिनके रिजिम में हमारा बिहार सबसे टॉप में चला जा रहा है। आप देखा होगा, आप खुद घुमा हुआ एरिया में, तो मैं देखता हूँ कि मैं तो अपने सीमांचल में बता रहा हूँ, सबसे टॉप पे हम लोग चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह आने वाला दिन में और हम लोग बहुत आगे डेवलप करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं 2-4 बजे बताना चाहता हूँ आपको। अभी रोड के मामले में अभी हाल में 172 रोड हम लोग का मुख्यमंत्री से हुआ। 172 में एक बंटवारा किया जाए तो 38 जिला में बंटवारा, तो एक जिला में 4 रोड पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरे हिस्से में उस 4 का मतलब मेरे विधानसभा 1 पड़ेगा, लेकिन मैं 1 के बदले में 27 रोड लेके आया। अब बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर टेंडर 4 तारीख को शायद है, और 1 महीने के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा में आए थे तो पहले उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई वहीं मिल लेंगे बेहतर होगा। मैं भी कहा कि अच्छा होगा। तो उनसे जब मिला तो उन्होंने कहा कि विधायक जी आप हमको पूरा टोटल लिस्ट दे दीजिए। मैंने लगभग 113 रोड शायद हैं, मैंने उनको दिया। 113 रोड मेरा कंप्लीट सेंक्शन हो चुका, उसमें स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और इस बार मैंने 27 रोड लेके आया। आप जब रोड पर देखिएगा, जब घूमिएगा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जरा इलाका जाइए। और इस प्रचार प्रसार आप भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, सोर्स है प्रचार प्रसार करने का। हम लोग तो करते ही हैं, आप ज़्यादा मेहनती हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को अभी नहीं, जब शिलान्यास होगा तो आपसे आपको भी दावत है, आइए। बिल्कुल हो सकता है कि हमको कहने में ये हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट भी थोड़ा सा हमसे मिलिए और हमको अपना समझ के मेरे बातों को प्रचार कीजिए पब्लिक तक। हम लोग से हर प्रचार नहीं हो पाता है, आपके माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि डीवी लाइव की तरफ से बहुत अच्छा बोलते भी आप लोग हैं और अच्छे ढंग से इस बात को रखते भी हैं आप लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आइए, मेरे जहाँ जहाँ शिलान्यास हो रहा है आइए देखिए, और इलाका घूमिए, मेरा जो विधानसभा आप घूमिए, आप देखिए कितने सारा हर जगह बोर्ड लगा ले, जरूर होगा। कोशिश करेंगे आपको विधानसभा तक पहुंचा जाए। आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस को बड़े हल्के में ले रही है महागठबंधन चटी आपके गठबंधन में। सीट शेयरिंग का जो मामला है वो फंसता जा रहा है, कांग्रेस उम्मीद से ज़्यादा सीटें मांग रही है और गठबंधन उसे देने को तैयार नहीं है। कुछ सच्चाई है इस बात में क्या? नहीं, ये तो आप बोले कि भाई कांग्रेस को ऐसे, इसी को बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही डोमिनेट रही है हर जगह, सेंटर से हर स्टेट में डोमिनेट रही है। भले हम लोग कम हैं, अलग बात है,
भाई आपने कहा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो मैंने हम लोग जितना सीट है उस हिसाब से हम लोग कोई करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम लोग जो भी डिमांड करेंगे भाई, मांग तो कर ही सकते हैं हम लोग भी, लेकिन जो भी होगा आपसी सामंजस्य सहमति और समझ आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? मैं जनता से अपील करूँगा कि भाई अब चुनाव का समय आ रहा है, आप बड़ा संयम से काम लें, किसी के बरगलाने में नहीं आए, और सिर्फ देश को अगर बचाना है तो इंडिया गठबंधन महागठबंधन को सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करके हम जितने कांग्रेस के हमारे इंडिया गठबंधन, हमारे यहाँ तो कांग्रेस है, मैं सबसे आगे कहूँगा यहाँ के कांग्रेस के जो हमारे अभी सिटिंग कैंडिडेट है डॉक्टर जावेद साहब, उनको जिताने की कोशिश करें, और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे और सब लोग उनको जिताएं, ताकि वहाँ पर हम लोग दिल्ली में हमारी हुकूमत आए और हम लोग पूरी मेजोरिटी में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप विदा लेना चाहेंगे आपसे, आपके DB लाइव बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। किशनगंज के माननीय विधायक जनाब इजहारुल हुसैन साहब हमारे बीच थे, जो अपनी बातों को रख रहे थे। हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई सभ्य तरीके से एक अच्छे परिवार के पहचान देते हुए, आप भी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। खबर को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।